राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरा गला ठीक नहीं है तो आज मैं सिर्फ अवनीश भाई को सुनूंगा, बोलूंगा बहुत कम। अवनीश भाई, 6 दिसंबर शौर्य दिवस, हुमायूं कबीर जी बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ममता बनर्जी की नाक के नीचे बिरयानी पक रही है। कितने 40,000 पैकेट बिरयानी के बने? 40,000। तो क्या हो क्या रहा है? जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम। सर और दर्शकों, मनाइए शौर्य दिवस। ये बात सही है कि 6 दिसंबर वो तारीख है, वो पवित्र तारीख है। मैं पवित्र कह रहा हूं, जब सैकड़ों सालों से श्री राम लला विराजमान अयोध्या, अपनी जन्मभूमि, वहां पर एक ऐसा कलंक खड़ा था जिसको मिटाया गया। शौर्य है। और मिटाए जाने के बाद आप ये देखिए, अयोध्या में श्री राम लला विराजमान का जो भव्य मंदिर बना है, जिसमें न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा हुई बल्कि धर्म ध्वजा भी फहराया जा चुका है, उसको बनाने पर किसी का एहसान नहीं है। किसी का एहसान नहीं है। कैसे? सनातन के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक बाल रूप में राम लला विराजमान, ये नाम मैं बार बार लेता हूं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमे की फाइल खोलेंगे या उसके बारे में जरा डिटेल पढ़ेंगे, तो मुकदमे के 3 पक्षकारों में जो मुख्य पक्षकार थे वो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाल रूप में, जिन्हें नाम दिया गया श्री राम लला विराजमान। क्योंकि श्री राम लला विराजमान एक बालक के तौर पर हों और एक नाबालिग बालक वो मुकदमा नहीं लड़ सकता हमारे कलयुग के संविधान के तहत। इसलिए उनके गार्जियन के रूप में, यानी उस फाइल में डिपोनेंट के तौर पर श्री राम लला विराजमान, यानी अपना सिविल का मुकदमा खुद लड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने। और यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कलयुग में भी हमारे आपके सामने, हम धन्य हैं कि हमारे आपके सामने उन्होंने बताया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हूं। अगर कलयुग में तुमने कोई सुप्रीम कोर्ट बना रखा है और तुम्हारे यहाँ एक ऐसा व्यवस्था है कि सिविल का, यानी मैं अपनी जन्मभूमि की जमीन तुम्हारे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और होते हुए मैं जाऊं इस देश की सुप्रीम कोर्ट में, वहां से जीत के लाऊं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यह भी किया और फैसला उनके हक में आया। फैसला जो गर्भगृह का है, उसकी डिग्री यानी उसका डिसीजन वो श्री राम लला विराजमान के हक में गया। और उसके बाद बाकी जमीन, सरकार का रोल सिर्फ इतना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कलयुग के सरकार हो, तो उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने ठीक है कि इनसे ट्रस्ट बनवा लो। और सरकार ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने मंदिर बनाया, मंदिर से होते हुए धर्म ध्वजा तक मामला आया। एक तरफ ये तो शौर्य है, लेकिन एक अर्थों में 6 दिसंबर हमारे लिए अब समाप्त हो चुका, एक अर्थों में। लेकिन दूसरे अर्थ में मैं ही कह रहा हूं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हजारों हजार हमारे मंदिर तोड़े गए हैं। अभी तो हमारा शिवाला बाकी है, अभी तो हमारा मथुरा बाकी है, अभी ऐसे न जाने कितने तीर्थ बाकी हैं। इसलिए 6 दिसंबर एक शौर्य दिवस के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में कि सनातन ने कैसे अपनी खोई हुई पहचान को एक एक करके, अभी एक ही गिनती पूरी हुई है लेकिन पाना शुरू कर दिया है, इसलिए वो प्रेरणा स्रोत भी है आज की तारीख। इसलिए हमें शौर्य दिवस को एक प्रेरणा के रूप में याद भी रखना है। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि थी, वहां का एक कलंक समाप्त किया। लेकिन इसी भारत के भूभाग में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद, एक नया मीर बांकी जिसका नाम आज हुमायूं कबीर है, वो मीर बांकी बन के वहां पर मस्जिद बनवा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों संभव हुआ? और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन 5 करोड़, 5.5 करोड़ एकड़ अलॉट की थी, वहां पर एक ईंटा भी नहीं रखा गया। क्यों? उत्तर प्रदेश से कलंक मिटा, उत्तर प्रदेश में ऑफिशियली जमीन है, वहां मस्जिद नहीं तामीर हुई, और वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद का फोड़ा एक बार फिर वहां पर खड़ा किया जा रहा है। क्यों? सरकारों का अंतर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 32 साल के बाद एक सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश में।
ये जनमत है, ये हमने किया है। लेकिन वेस्ट बंगाल में खड़ा हो रहा है एक कलंक। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल ने 3 दशक से ज्यादा लेफ्ट की सरकार चुनी, जो धर्म को अफीम कहती है और जो हिंदुओं के दमन की राजनीति करती है, जो लाल अस्सलाम का नारा जरूर देती है, लाल सलाम का, लेकिन वो दरअसल लाल अस्सलाम है। वो अब्राहमिक रिलीजन की तरह ही किताब से निकली हुई, लाल किताब से निकला हुआ एक और रिलीजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये चरित्र बंगाल की जनता का रहा 3 दशक से ज्यादा। और जब उस चरित्र से छुटकारा पाया आपने, तो हे बंगाल की प्रबुद्ध जनता, मतदाताओं, आपने क्या किया? ममता बनर्जी को तीसरी बार रिपीट किया। तो जब आपके जनमत का यह आदेश है और आप ऐसी सरकारें चुनते हैं, तो आपके आंखों के सामने मुर्शिदाबाद और तमाम जिलों की डेमोग्राफी बदली। और उसका नतीजा यह है कि आज जो आयोजन हो रहा है, 40,000 बिरयानी के पैकेट तैयार हुए हैं, 20,000 से ज्यादा लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। सऊदी से मौलाना आए हैं। 30 लाख रुपया सिर्फ खाने पर। कुल आयोजन पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। जितने भी डेमोग्राफी बदली हुई इलाके हैं, उनके गांव-गांव में पोस्टर, होर्डिंग छपे हैं, पर्चे बंटे हैं, जलसा मन रहा है। ये आपने ही तो किया है बंगाल के प्रबुद्ध मतदाताओं। जी। महमूद मदनी कहता है कि यदि ऑपरेशन होगा तो जिहाद होगा। वो महिबुल्ला नदवी, रामपुर का सांसद, अखिलेश का पक्का चेला, वो संसद में दहाड़ के कह रहा है कि जिहाद होगा। इधर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। एक मौलाना कहता है कि नहीं, बाबरी मस्जिद तो हिंदुस्तान के हर शहर में बनेगी। सर, क्या ये महमूद मदनी से शुरू करता हूं। ये बौखलाहट जो है, अच्छा आपको नहीं लगता कि ये इट इज द डिजाइन? ये सारे मेढक एक साथ क्यों टर्राने लगे? पहली बात। अच्छा, ऐसे में अखिलेश यादव की चुप्पी, ममता बनर्जी तो चलिए डबल कार्ड खेल रही है, उनको लग रहा है कि वो हिंदुओं को भी खुश कर लेंगे, मुसलमानों को भी खुश करने की। मुसलमान के लिए बाबरी मस्जिद बनवा देंगी सस्पेंडेड हुमायूं कबीर से, हिंदुओं को खुश कर लेंगे। अखिलेश को क्या लग रहा है सर? महिबुल्ला नदवी का यह बयान संसद में कि हम तो जिहाद करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश को कैसे डिकोड करेंगे आप? बिल्कुल। मैं सर, ये जो अखिलेश का सांसद मदनी है, इसको और उसके पहले वो जो दूसरा वाला बड़ा वाला मौलाना मदनी, उन दोनों को एक साथ शामिल करूंगा। मैं इसमें 2 बातें रखूंगा, मैं 2 एंगल देख रहा हूं। मौलाना मदनी जब ये कहता है कि आपने थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, जिहाद का मतलब बम बन के फट जाना, अल-फलाह कर रहा है जिहाद, ऐसा कर रहा है जिहाद, वैसा, आपने जिहाद शब्द को बदनाम कर दिया। यही तो कहा उसने, शुरुआत वहां से हुई। और उसने कहा कि साहब, जब किसी को भी बिल्कुल दीवार से आप सटा दीजिएगा, इंतहा हो जाएगी प्रताड़ना की, तो जिहाद होगा। और जिहाद का फिर उसने कहा कि आपने गलत मायने लगाया है। आप टीवी चैनलों पर कहते हैं, आप बहसों में कहते हैं, जिहाद शब्द को आपने बदनाम किया। जिहाद बड़ा पवित्र शब्द है। आपके साथ ही आपके यहाँ चैनल पर बात करते हुए हमने वो आयतें पढ़ी थी, जब मंदनी पर बात किया था। तो ये बात शब्दतः अगर उठा के देख लीजिए डिक्शनरी में, तो वाकई जिहाद के कई मतलब हैं। जिहाद 2 तरह का है, एक अंदर वाला जिहाद, एक बाहर वाला जिहाद। अंदर वाला जिहाद यानी आत्म साक्षात्कार वाला जिहाद, लेकिन बाहर वाला जिहाद तो कलम करना ही है सर। अब यहाँ 2 एंगल में देखता हूं कि ये तड़प, ये सारे मेढक खरे क्यों उछलना शुरू किए हैं और जिहाद को नए ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये तो बड़ा प्राउडली ओन करते थे ना जिहाद, यही वाला जिहाद ये ओन भी करते थे ना। लेकिन सर, यहां पर मैं पूरी सफलता नहीं कहता। 2014 से जो कल्चरल रेवोल्यूशन 2 उंगलियों से इस देश में हो रहा है, लगातार सत्ताएं और डबल इंजन की सरकारों का विस्तार पूरे भारत में, इन्हें मजबूर होना पड़ा है। आंशिक सफलता है ये इनकी औकातीकरण पर। ये आंशिक है।
कि आज ये कह रहे हैं ना 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 ना, जिहाद, एक्चुअली जिहाद एक बौद्धिक शब्द भी है। जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार उठाना नहीं है, जिहाद का मतलब सिर्फ गजवाए हिंद नहीं है, जिहाद का मतलब किसी बेचारे राजस्थान के कलम कर देना, यही नहीं है जिहाद। ये आंशिक सफलता है इस देश के बहुसंख्यकों की। एक एंगल मेरा ये है। दूसरा एंगल दूसरा एंगल भी उसी आंशिक सफलता से निकल के आता है। सर, मैंने कई बार कहा है कि 2014 के बाद से इस देश में एक ऐसा पॉलिटिकल फुटप्रिंट तैयार हो रहा है, जो राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रवादी सत्ता का एक लंबा समय काल आपको दिखा रहा है। ठीक उसी पैटर्न पर जैसे 47 के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा व्यू रचा जिसकी वजह से वो 65 साल अपनी ट्रेन सरपट दौड़ाते चले गए। 2014 से ये फुटप्रिंट राष्ट्रवाद का दिखाई दे रहा है। ये राजनैतिक सफलता, जिसको बटोगे तो कटोगे ने मजबूत किया, अभी हालिया बिहार में जाति बंधन तक टूट चुके बिहार ने ये जब दिखा दिया कि यार वाकई हिंदू बट नहीं रहा है और अब हम उसको काट नहीं पाएंगे, चाहे भौतिक रूप से काटना कहिए, चाहे राजनीतिक रूप से काटना कहिए, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से। ये जब दिखा है और इसकी बदौलत एक बड़ा फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है, यार ये तो 14 के बाद 19, 19 के बाद 24, 24 के बाद 29, 29 के बाद ये, अरे बाप रे, फिर हमारा क्या होगा? और बिहार एक तरफ ऐसा नतीजा दिखाता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी के एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो किसी मौलाना को आई लव यू मोहम्मद के नाम पर दंगा भड़काने के बाद क्या नतीजा करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि गजवा हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। ये दोनों चीजें मिलके मेरा ये मानना है कि आंशिक सफलता, जहां आपने जिहाद को वाकई जिस मतलब का जिहाद है उसको सही स्थापित कर दिया और ये डर गए और कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसके तो पवित्र अर्थ भी होते हैं, और दूसरा आपने राजनीतिक रूप से इनको जो परास्त किया है, ये देख रहे हैं कि अब ये मामला लंबा खिंच रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं। एक अंतिम बात और जोड़ दूं, बंगाल में बाबरी मस्जिद सांकेतिक रूप से तैयार हो रही है, उसका धार्मिक कोई महत्व तो होगा नहीं, लेकिन सांकेतिक महत्व होगा। ये जहां राष्ट्रीय चेतना नहीं आएगी, सामाजिक चेतना नहीं आएगी, वहां ऐसा होगा, जहां आएगी वहां नहीं होगा। रही अखिलेश यादव की राजनीति की बात, केवल और केवल मुसलमान वोट जो मत हैं उनको अपनी तरफ खींचना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि बिहार में आपने देखा साफ तौर पर 6% 7% वोट, आप ये बताइए, अब भी कांग्रेस को 20% वोट पैन इंडिया मिल जाते हैं। हम लोग जब तक कम आंकते रहते हैं कि यार कांग्रेस को कौन वोट देता है, अरे कौन वोट देता है तो कहां से 20% वोट मिल जाते हैं। बिहार में अभी 6% 8% वोट मिल जाए, उत्तर प्रदेश में उनको वोट मिल गया, अब वो अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। और बिहार में या तो आपने देखा ओवैसी के साथ गया मुसलमान, और या तो कांग्रेस को भी आया है। उत्तर प्रदेश में भी ये मुसलमानों के वोट को, और मुसलमानों में ये राजनीतिक चेतना हिंसक तरीके से भड़काई जा रही है ताकि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो। जो हम लोग बात करते हैं ना कि उदासीन हो गया, उदासीन हो गया, एकदम सही बात है हम लोगों की। हम लोगों ने बिल्कुल कारण सही पहचाना कि उदासीन हो गया है, उसकी उदासीनता में बारूद भरी जा रही है। इसीलिए जिहाद जिंदा किया गया मौलाना से, इसीलिए अखिलेश का सांसद उसको और आगे बढ़ाता है, इसीलिए बंगाल में हुमायूं कबीर बनाता है बाबरी मस्जिद। और मुझे ये बताइए, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर चाह ले तो कोई व्यक्ति उस राज्य में कोई ऐसी चीज हरकत कर सकता है बनाने की? ममता बनर्जी ने सांकेतिक रूप से पाखंड किया है उसको सस्पेंड करने का, दूसरी तरफ मस्जिद बनने भी दे रही हैं। वो ममता बनर्जी जो गृह मंत्री और राज्यपाल के प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देती हैं, और वो रोक नहीं पा रही हैं। बंगाल के हिंदुओं को फिर एक बार उल्लू का झुलौना पकड़ाने का प्रयास है। क्यों? क्योंकि बड़ा थोड़ा मार्जिन है, ममता बनर्जी डर चुकी हैं। वेस्ट बंगाल का हिंदू पूरी तरह हिम्मत कर चुका है। पिछली बीजेपी को मिली सीट ये बताती है कि एक धक्का और दो और सामने वाला किला तोड़ दो। याद कीजिए 6 दिसंबर के लिए नारा था, एक धक्का और दो और कलंक को तोड़ दो। वेस्ट बंगाल में भी पॉलिटिकली ये स्थिति आ चुकी है। ममता बनर्जी ऐतिहासिक रूप से आपको करते हुए दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने सस्पेंड किया, और ये मिला जुला खेल है ममता और मुसलमानों का। कोई इस मुगालते में न रहे कि मुसलमान
बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। वो पूरी तरह डट के ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। हिंदुओं को ये सोचना है कि उन्हें एक तरफ रहना है। तो सर, ये मुसलमानों को राजनैतिक रूप से, जैसे आप पहलवानों में आप लोग क्या करते हैं, वो वर्जिश कराते हैं ना, वार्म अप कराते हैं, रगड़वाते हैं, दौड़ाते हैं। ये मुसलमान कहीं सो न जाए, कहीं उदासीन न हो जाए, कहीं उसका मोरल डाउन न हो जाए। याद कीजिए, अखिलेश यादव उस पिता के पुत्र हैं जिन्होंने कहा था कि 16 क्या, अगर जरूरत पड़ती तो 32 हिंदुओं को गोली मरवाता, क्योंकि मुसलमानों का मोरल, उनका मनोबल नीचे हो गया था। ये उन्हीं के पुत्र हैं। इसलिए चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे पूरा इकोसिस्टम हो, चाहे अखिलेश यादव हो, बिहार के बाद उन्होंने देख लिया कि ये जातियों में नहीं बट रहे हैं, ये बाकी चीजों में नहीं बट रहे हैं, और अगर ये इकट्ठा हुए तो एक लंबा फुटप्रिंट तैयार होगा। मुसलमानों के अंदर बारूद भरा जा रहा है, जिसकी शुरुआत आप जिहाद और बाबरी मस्जिद के रूप में देख रहे हैं। कल 5, आज 6 तारीख है, इसकी सिग्निफिकेंस है। कल 5 तारीख थी, उसकी भी एक सिग्निफिकेंस थी। उस पर अलग बात करेंगे, वक्फ। जी नहीं, हाँ, और ये एकदम दूसरा पक्ष दिखाता है। हाँ, पर 5 तारीख तक मात्र 28% वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो पाया। बाकी का क्यों नहीं हुआ? कागज इस पर नहीं अलग है। से बात करेंगे, इस पर अलग से कागज बात है करेंगे या सर। नहीं कागज है? नहीं है, और यही मैं कह रहा हूं कि 2 अंगुलियों हाँ, से आप इलाज कर रहे हैं। एक ऐसा कानून बना, नहीं कागज नहीं है, और नहीं, कागज इसका मिलेगा भी मतलब नहीं। इसका मतलब वहां से जो कागज 70% वक्त प्रॉपर्टीज के खो जाने का जो खतरा है, गम है, आशंका है, और एसआईआर में लाखों लाखों करोड़ों नाम कट रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेश, लोग पूछते थे आखिर इनका करेंगे क्या? अपने आप जा रहे हैं, अपने आप यार, बिल्कुल अपने सर, आप जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, ये सारा कलेक्टिव। अच्छा, एक चीज आपको नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो घेराबंदी की थी, वो, जब जंगल में हाका लगाया जाता है शिकार के लिए, तो 3 तरफ से घेराबंदी की जाती है और शिकार को घेर के चौथी तरफ लाया जाता है। सर, ये तो कुछ कुछ मुझे वही घेराबंदी नजर आ रही है, और इसकी बौखलाहट पूरे सर वीडियो पूरे जी सर वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आधा मिनट में होती है। ये घेराबंदी को खाली जी झटके से जल्दी से बता दे रहा हूं। जी घेराबंदी देखिए, एसआईआर, एसआईआर से क्या होगा? मतदाता सूची का शुद्धिकरण, यानी फर्जी वोटर हाँ, गायब। इसके तुरंत बाद साल 2025 चल रहा है सर, परसीमन ड्यू है। परसीमन, मोदी जी पहले ही सेंट्रल विस्टा में 900 से ऊपर सांसदों को बैठाने की व्यवस्था कर चुके हैं। ठीक, हम्म जब आपका मतदाता सूची करेक्ट हो जाएगी, उसी आधार पर परसीमन होता है। परसीमन जिले के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड से नहीं होता। वहां पर एक लोकसभा में कई बार 3 जिले के एरियाज आते हैं, विधानसभा की संख्या देखी जाती है, यानी मतदाता के नंबर्स पर यह डिसाइड होता है कि लोकसभा, यानी परसीमन। परसीमन के साथ ही साथ 33% महिला रिजर्वेशन, ये आ रहा है, महिला सशक्तिकरण। उसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आगे ये जी वक्फ उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा विदेशी नागरिकों को अपने यहाँ शरण देना, बसाना, उस कानून को एक्टिव। इसके अलावा 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री ने हम लोगों को बताया कि डेमोग्राफी जो चेंज हुई है, उसका टास्क फोर्स एक साथ चल रहा है। इधर आप देख रहे हैं मदरसों की काउंटिंग, वेरिफिकेशन, और एसटीएफ जैसे या एटीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को दे देना। सर, ये चूहों के भागने के, घेरने के सारे छेद इकट्ठे किए जा रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से डिकोड किया गया है, इसलिए गर्मी भरी जा रही है। सर, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनके कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों को ओरिजिनल मालिकों को वापस रिस्टोर वापस करना। दिया जा रहा वो ओरिजिनल मालिक वन विभाग भी हो सकता है, वो डिफेंस हो सकता है, रेलवे हो सकती है, भारत सरकार हो सकती है, है, जिसके या पास कोई कागज होगा, मेरे आपके जैसा इंडिविजुअल हो सकता है। जिसके पास कागज निकलेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उसको दिया। संभल तक में दिया है, बिल्कुल। संभल तक में मूल आवंटियों को, जिनके घरों पर कब्जे हो गए थे, जिनके घरों को घेर के कुछ और बना दिया गया था दंगों में, उनको वापस दिया है। करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां मूल जो मालिक हैं उनको मिला है। सर, रिस्टोरेशन सिर्फ मंदिरों का नहीं हो रहा है, एक एक हिंदू को उसका हक मिल रहा है। इसी में कह रहा हूं,
ये बता रहा है कि एक 60-65 साल 50 साल का एक नया फुटप्रिंट तैयार हो रहा है, जिस पर अब गाड़ी ऐसी दौड़ेगी कि लगातार दौड़ेगी। इसलिए वो जबान से निकल रहा है कि आपने हमें दीवार से सटा दिया है साहब। हम्म। नहीं, असल में सर दीवार से नहीं सटाया है। निरा दिया। नहीं, वो पीछे दीवार है ये नहीं है, बोला पीछे घिसक जाओ। बल्कि दीवार से क्यों सट रहे हो, पीछे मुड़ो और चल लो आगे। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो अवनीश भाई, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं सर, दोबारा चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड पे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम सर।